अंकिता दिखने में बेहद खूबसूरत लेकिन सीधी सादी लड़की थी। इसी वजह से वो ससुराल में सबकी चहेती थी। लेकिन जब से उसकी देवरानी बीना घर में आती है, अंकिता बदली बदली सी रहने लगती है। जैसे ही बारात दुल्हन को लेकर घर आती है, अंकिता अपने देवर देवरानी पर फूल बरसाना शुरू कर देती है। मेरी प्यारी देवरानी, जल्दी से अपने कदम इस घर में रखो और मेरी सहेली बन जाओ। अंकिता उन्हें उनका कमरा दिखाती है। तभी वहां अंकिता का पति दिनेश आता है और शोभित से कहता है, शोभित, ये रहे तुम्हारे और बीना की हनीमून की टिकटें। मैंने केरल में तुम दोनों के लिए होटल भी बुक करा दिया है। पूरे 15 दिन तुम दोनों हनीमून पर एंजॉय करना। थैंक यू भैया। शोभित और बीना दूसरे दिन हनीमून के लिए निकल रहे थे। बीना देखती है कि अंकिता और दिनेश भी अपना सामान लेकर कहीं जा रहे हैं। अंकिता भाभी, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारे भैया ने कहा कि क्यों ना हम भी अपना सेकंड हनीमून मना ले। हम दोनों कश्मीर जा रहे हैं। अंकिता भाभी ने दिनेश भैया को मुट्ठी में कर रखा है। शादी के 3 साल बाद भी हनीमून पर जा रहे हैं। दोनों कपल हनीमून पर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद जब वो लौटते हैं, तब बीना अपनी चालें चलनी शुरू कर देती है। एक दिन, अंकिता कहाँ हो तुम? भैया, भाभी तो ब्यूटी पार्लर गई हैं। लेकिन अंकिता कभी ब्यूटी पार्लर नहीं जाती। भाभी ने कहा कि तुम्हारे भैया अपना कोई काम खुद नहीं करते। मैं उनका ख्याल रखते रखते बहुत थक गई हूँ, इसलिए पार्लर जाकर फुल बॉडी मसाज करवाऊंगी। दिनेश को बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिस चला जाता है। शाम को जब वो घर आता है तो गुस्से में अंकिता से बात नहीं करता है। अंकिता दिनेश से कुछ भी पूछती तो दिनेश उसका जवाब नहीं देता। अंकिता बार बार दिनेश से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दिनेश उसे इग्नोर करता है। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या बात है भाभी, आप रो रही हैं? तुम्हारे भैया मुझसे बात नहीं कर रहे। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। मैंने भी देखा, कल से भैया बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं कुछ उपाय करती हूँ। बीना अकेले घर से बाहर जाती है और एक दुकान से सिंदूर की एक पुड़िया खरीद कर लाती है और अंकिता को देती है। भाभी, ये सिंदूर मुझे एक पहुंचे हुए बाबा ने दिया है। इस सिंदूर को लगाने से रूठे हुए पति को चुटकी में मनाया जा सकता है, लेकिन इसे 8 मांग में भरना होगा। भला 8 मांग में सिंदूर कौन लगाता है? लोग क्या कहेंगे? भाभी, आपको भैया की परवाह है या लोगों की? सबसे पहले तुम्हारे भैया की परवाह है, तो आपको ये सिंदूर 8 मांग में लगाना ही पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह अंकिता नहाकर तैयार होती है और 8 मांग में सिंदूर लगाती है। अब तो दिनेश मान ही जाएंगे। वो 8 मांगों में सिंदूर लगाकर दिनेश के सामने जाती है। उसे इस हाल में देखकर दिनेश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। पता नहीं इसे क्या हो गया है, दिन पर दिन ऐसी हरकतें कर रही है कि जी चाहता है घर छोड़कर चला जाऊं। वो अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। बीना, मेरे 8 मांग में सिंदूर भरने का तुम्हारे भैया पर कोई असर नहीं हुआ। असर होगा भाभी, आप थोड़ा सा इंतजार तो करो। आप 8 मांग में सिंदूर भरना मत छोड़ना, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो सिंदूर का असर खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है बीना। अंकिता अब 8 मांगों में सिंदूर भरकर रहने लगती है। उसके इस रूप ने सबको हैरान कर दिया था। अंकिता बहू, ये तुझे क्या हो गया है? तूने अपनी अच्छी भली सूरत क्यों बिगाड़ ली? माँ जी, मैंने सुना है कि 8 मांग में सिंदूर भरने वाली महिला का पति 7 जन्मों तक उसका साथ देता है। ये तुझे किसने बताया? माँ जी, मैं छत पर कपड़े सुखाने जा रही हूँ। अंकिता लक्ष्मी की बातों को टालकर घर के काम करने लगती है। शाम को जब दिनेश ऑफिस से घर आता है, तब अंकिता अपनी 8 मांगों में गहरा सिंदूर भर लेती है और चाय लेकर उसके पास जाती है। अंकिता ने साड़ी भी लाल रंग की पहननी थी। दिनेश लैपटॉप पर काम कर रहा था। जैसे ही अंकिता उसके सामने चाय रखती है, दिनेश की नजर उस पर पड़ती है और वो बेहद बुरी तरह से डर जाता है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है और लैपटॉप हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाता है। क्यों भूतनी बनकर मेरे पीछे पड़ी हो? क्या मैं आपको भूतनी लगती हूँ? खुद को आईने में देखा है, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। दिनेश अपना लैपटॉप उठाकर वहां से चला जाता है। अंकिता फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? कभी तुम्हारे भैया मेरी खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे और आज उन्होंने मुझे भूतनी कहा। ओहो, भैया ने आपको प्यार से भूतनी कहा है भाभी? नहीं बीना, उन्होंने आज से पहले मुझे कभी भूतनी नहीं कहा। वो बहुत गुस्से में थे। मुझे तो लगता है कि 8 मांग में सिंदूर लगाने से तुम्हारे भैया और ज्यादा नाराज हो गए हैं। भाभी, 8 मांगों में सिंदूर का जादू थोड़ा देर से चलेगा, लेकिन जब चलेगा तब भैया पहले की तरह आपकी मुट्ठी में होंगे। बाबा जी के सिंदूर में बहुत शक्ति है।
अंकिता को डोज देकर बीना मन ही मन सोचती है, अंकिता भाभी, अब आपको भैया तो क्या घर का कोई सदस्य पसंद नहीं करता। मैंने सबकी नजरों में आपको गवार साबित कर दिया है। आप गवार हो गवार, मेरी इतनी सी चाल भी नहीं समझ सकी। सीधी साधी अंकिता रोज अपनी 8-8 मांगों में सिंदूर भरती और दिनेश उससे उतना ही दूर होता जा रहा था। एक बार की बात है, रविवार का दिन था, सभी लोग घर पर थे। तभी घर की डोरबेल बजती है। दिनेश ने दरवाजा खोला तो सामने उसके बॉस अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। सर आप? मैं और मेरी पत्नी इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे और अंकिता से मिलते चलें। आपने बहुत अच्छा किया सर। बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। दिनेश, हमें अंकिता से तो मिलवाओ। अंकिता रसोई में थी और उसने मेहमानों को आते हुए देख लिया था। वो बाहर आने ही वाली थी कि उसके कानों में दिनेश की आवाज पड़ती है। सर दरअसल बात यह है, अंकिता आज सुबह से ही अपने मायके गई है, अगले रविवार को आएगी। दिनेश की बात सुनकर अंकिता की आंखें डबडबा जाती हैं। वो रसोई से बाहर आने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है। कभी दिनेश अपने बॉस और दोस्तों से मुझे खुद मिलवाते थे और आज उन्होंने झूठ बोल दिया। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अंकिता ने मेहमानों के लिए चाय बना ली थी। तभी वहां बीना आती है और चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के पास जाती है। दिनेश बीना से सबका परिचय करवाता है। सभी साथ बैठकर बातें करते और चाय पीते हैं। मेहमानों के जाने के बाद, दिनेश, आज आपने मेहमानों से झूठ क्यों बोला? मैं तो घर पर ही थी। तुम क्या चाहती हो कि मेरी नौकरी चली जाए? जिसकी बीवी पागलों की तरह 8-8 मांग में सिंदूर लगाती हो, उसे मैं किसी के सामने कैसे ले जाऊं? अंकिता उसी समय बाथरूम में जाकर अपने बाल धोने वाली थी कि वहां बीना आ जाती है। क्या कर रही हो भाभी? आप तो सारी किए कराए पर पानी फेरने जा रही हो। बीना, 8 मांगों में सिंदूर ही सारी मुसीबतों की जड़ है। आप भूल रही हो भाभी कि भैया आपसे नाराज थे। उसके बाद मैंने आपको ये पवित्र सिंदूर ला कर दिया है। अगर आपने 8 मांगों में सिंदूर लगाना छोड़ दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि भैया भी आपको छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले। बीना की बातें अंकिता की आंखों के सामने किसी चित्र की तरह घूमने लगती हैं। वो खुली आंखों से सपना देखती है कि दिनेश किसी दूसरी महिला से शादी कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दिनेश की जिंदगी में दूसरी महिला नहीं आने दूंगी। वो बीना की बात मानकर अपने बाल नहीं धोती है। वो रोज अपने 8-8 मांगों में सिंदूर लगाती है, जिस कारण दिनेश अंकिता से कटा कटा सा रहने लगता है। उसे अब अंकिता के साथ एक बेड पर सोने में भी डर लगने लगा था। नौबत यहाँ तक आ गई कि एक रात वो अपनी चादर लेकर बाहर सोफे पर सोने चला जाता है। सारी रात एक चुड़ैल के साथ सोने से अच्छा है कि मैं बाहर सोफे पर सो जाऊं। दिनेश के पीछे पीछे अंकिता भी वहां आ जाती है। रात के अंधेरे में वो धीरे से दिनेश का नाम पुकारती है, दिनेश, दिनेश। दिनेश अपनी आंखें खोलता है। अंधेरे में अंकिता के 8 मांगों का सिंदूर अलग से चमक रहा था, जिसे देखकर वो डर जाता है। उसके मुंह से चीख निकल जाती है, आ! अंकिता, तुम क्या चाहती हो कि किसी दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाए? भला मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको अपने से दूर नहीं देख सकती। अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो ये 8-8 मांगों में सिंदूर लगाकर मुझे क्यों डरा रही हो? मैंने 8-8 मांगों में सिंदूर इसलिए लगाया ताकि आप मुझे पहले की तरह प्यार करें। तुम्हें किसने कहा कि 8 मांगों में सिंदूर लगाने से पति अपनी पत्नी को प्यार करता है? और मैं तो तुम्हें पहले से प्यार करता हूं। तुम्हें 8 मांगों में सिंदूर लगाने की क्या जरूरत है? मुझे बीना ने 8-8 मांगों में सिंदूर लगाने के लिए कहा है। उस दिन बीना के कहने पर मैं पार्लर गई थी और जब मैं वापस आई तब से आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे। तब बीना ने मुझे ये सिंदूर ला कर दिया और कहा कि किसी पहुंचे हुए बाबा ने उसे ये सिंदूर दिया है। इस सिंदूर से 8 मांग भरने पर आप मुझे पहले की तरह प्यार करने लगेंगे। दिनेश, आपका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ओह, तो उस दिन तुम बीना के कहने पर पार्लर गई थी? हाँ। दिनेश अंकिता को उस दिन की सारी बात बता देता है। बीना ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। लेकिन बीना ऐसा क्यों करेगी? शायद उससे हम दोनों की केमिस्ट्री देखी नहीं जा रही होगी। अंकिता, सब तुम्हारी तरह निश्चल और कोमल नहीं होते हैं। तुम लोगों की बातों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। अंकिता समझ जाती है कि उसकी देवरानी ने उसे बेवकूफ बनाया है। दोनों पति पत्नी के बीच दरार डालने की कोशिश की है। दिनेश अंकिता को गले लगा लेता है। दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह अंकिता अपने बाल धोकर नहाती है और एक ही मांग में सिंदूर भरती है।
निधि बात बात पर अपनी भाभी तृप्ति को ताने दिया करती, लेकिन क्या हुआ जब निधि की शादी ऐसे घर में हो जाती है जहां 3-3 भाभियां पहले से मौजूद थी। ये क्या भाभी, आपने मेरे कपड़ों में प्रेस नहीं किया? एक छोटा सा काम नहीं होता आपसे? मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला रही थी, सबके लिए नाश्ता बना रही थी, मैं अभी कर देती हूँ। रहने दो भाभी, आप तो चाहती हो कि मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं ताकि मेरी जॉब छूट जाए और मैं भी आपकी तरह चूल्हे चौके में लगी रहूं। आप खुद तो पढ़ी लिखी हो नहीं, मेरी नौकरी आपसे देखी नहीं जाती। ये तू अपनी भाभी से कैसे बात कर रही है निधि? माँ, तुम नहीं जानती भाभी की चाल, लेकिन मैं सब समझती हूँ। निधि दूसरे कपड़े पहनकर पैर पटकती हुई ऑफिस चली जाती है, जिसके बाद शकुंतला तृप्ति को समझाती है, निधि की बातों का बुरा मत मानना बहू, वो थोड़ी अक्खड़ है, मैं उसे समझा दूंगी, वो आगे से तुझसे ऐसे बात नहीं करेगी। जी माँ जी। चल अब नाश्ता लगा, बहुत भूख लगी है। तृप्ति पूरे परिवार के लिए टेबल पर नाश्ता लगाती है। सभी लोग खा पी कर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को जब निधि ऑफिस से घर आती है तो तृप्ति उसके पास जाती है। निधि, तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी, आप प्लीज मेरे कमरे से जाओ। तृप्ति वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में वो सबको चाय बना कर देती है। निधि जब अपने कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं। वाह भाभी, मैं ही आपकी दुश्मन हूं ना, आपने सबके लिए चाय बनाई लेकिन मेरे लिए नहीं बनाई। निधि, तुमने ही तो मना किया था। मैं मना करूंगी तो आप मेरा बाइकआउट कर देंगी? निधि की बात सुनकर उसके पिता कुशल को गुस्सा आ जाता है। ये तुम क्या बोले जा रही हो निधि? तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं है। पापा, आप लोगों ने ना भाभी को सिर पर चढ़ा रखा है, उनकी गलती पर मुझे डांट रहे हैं। निधि अपने कमरे में चली जाती है। क्या होगा इस लड़की का? इसे कब बड़ों से बात करने की तमीज आएगी? इसकी शादी करा दीजिए, अपने आप बड़ों की इज्जत करना सीख जाएगी। तुम ठीक कह रही हो शकुंतला, वैसे भी निधि की शादी की उम्र हो गई है। कुशल निधि के लिए लड़का तलाशना शुरू कर देता है। कुछ दिन बाद कुशल को एक लड़के के बारे में पता चलता है जिसका खानदानी बिजनेस होता है। लड़के वाले निधि को देखने आते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। 2 महीने बाद उस लड़के से निधि की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब निधि ससुराल आती है तो वो देखती है कि वहां उसकी 3-3 भाभियां हैं। निधि का पति पंकज परिचय करवाता है। निधि, ये मेरी सबसे बड़ी भाभी है कृतिका, ये उनसे छोटी भाभी है जागृति, और ये उनसे छोटी भाभी निहारिका। निधि मन ही मन सोचती है, बाप रे, 3-3 भाभियां, तीनों मुझसे बड़ी हैं। मतलब मुझे इन तीनों की बात माननी पड़ेगी। क्या सोच रही हो निधि? कुछ नहीं। मेरी माँ नहीं है, इसलिए तीनों भाभियां ही मेरा माँ की तरह ख्याल रखती हैं। निधि तीनों भाभियों का आशीर्वाद लेती है, जिसके बाद तीनों भाभियां निधि का गृह प्रवेश करवाती हैं। निधि अपने कमरे में आती है। उस दिन तीनों भाभियां निधि को आराम करने के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह सुबह सबसे बड़ी भाभी कृतिका निधि के कमरे में आती है जब निधि सो रही होती है। उठो निधि, सुबह के 8 बज गए, हमारे घर में इतनी देर तक कोई नहीं सोता। पंकज ने भी नहा लिया है। सॉरी भाभी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। निधि जल्दी से नहा धोकर बाहर आती है तो जागृति कहती है, निधि, सुबह के 9 बज गए। आज तो हमने खाना बना लिया, लेकिन कल से तुम्हें भी हमारे साथ सुबह 5 बजे उठना होगा। घर के सभी मर्दों को 9 बजे काम पर जाना होता है। लेकिन भाभी, मैं जब तक छुट्टी पर हूँ तभी तक आप लोगों की मदद कर पाऊंगी। मेरी छुट्टियां खत्म होते ही मुझे काम पर जाना होगा। तुम्हें कौन से काम पर जाना होगा? पंकज ने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जॉब करती हूँ? हाँ बताया था, लेकिन पंकज ने तुम्हें ये नहीं बताया कि हमारे घर में बहुएं नौकरी नहीं करती। तुम्हें जॉब छोड़नी होगी और घर पर रहकर घर का काम करना होगा। लेकिन भाभी, तभी वहां पंकज आ जाता है। निधि, भाभियां ठीक कह रही हैं, तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी, और फिर तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही क्या है? घर में किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है। ठीक है निधि, हम तीनों ने मिलकर खाना बना दिया है। अब तुम बर्तन धोकर किचन की सफाई कर लो, उसके बाद घर की सफाई कर लेना। निधि की तीनों भाभियां अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। यहाँ बर्तन धोने पड़ेंगे और घर में झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ेगा। मायके में तो सारे काम भाभी करती थी, मैंने ये सब कभी नहीं किया, अब कैसे करूंगी? लेकिन काम तो निधि को करने ही थे। वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है, जहाँ जूठे बर्तनों का पहाड़ खड़ा था। एक एक करके वो सारे बर्तन धोती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। निधि, अभी तक तुमने किचन साफ नहीं किया, दोपहर का खाना बनाना है, घर के सभी मर्दों को दुकान पर खाना भेजना है। अभी साफ कर देती हूँ भाभी। निधि जल्दी जल्दी किचन साफ करने लगती है और मन ही मन सोचती है, शादी की मेहंदी भी नहीं उतरी और मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तृप्ति भाभी ये सब कैसे करती होंगी? ऊपर से मैं उन्हें कितने ताने मारा करती थी।
किचन साफ करके निधि पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है, जिसके बाद वो बहुत थक जाती है और अपने कमरे में आराम करने लगती है। दोपहर के 2 बजे निहारिका उसके कमरे में आती है। निधि, खाना नहीं खाओगी क्या? आती हूँ भाभी। थकी हारी निधि खाने के टेबल पर आती है तो निहारिका कहती है, खाना खाकर सारे बर्तन धो देना। भाभी, मैं पहले ही बहुत थक चुकी हूँ, मुझसे अब और बर्तन नहीं धुलेंगे। देखो निधि, तीनों वक्त का खाना बनाने का जिम्मा हमारा है, तो तुम क्या करोगी? तुम्हें भी तो हमारा हाथ बटाना होगा। भाभी, आप खाना बनाने के काम में मेरी हेल्प ले लो, लेकिन ये बर्तन धोना और झाड़ू पोछा मुझसे नहीं होगा। ठीक है, कल से तुम हम लोगों के साथ खाना बनाना और बाकी के काम जागृति कर लेगी। ये सुनकर निधि बहुत खुश हो जाती है। ठीक है भाभी, मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प कर दूंगी, लेकिन सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। सुबह 5 बजे? क्यों, क्या हुआ? निधि सोचती है कि बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने से तो अच्छा है कि सुबह की थोड़ी नींद ही खराब कर ली जाए। मैं सुबह 5 बजे उठ जाऊंगी भाभी। रात में निधि 5 बजे का अलार्म लगाकर सोती है, लेकिन दूसरे दिन अलार्म बजने के बाद भी निधि की नींद नहीं खुलती है। पंकज उसे बहुत जगाता है। निधि उठो, सुबह के 5 बज गए हैं। निधि। लेकिन निधि तो घोड़े बेचकर सो रही थी। सुबह 8 बजे उसकी नींद खुलती है। 8 बज गए। हे भगवान, आज तो मुझे खाना बनाना था। निधि भागकर किचन में जाती है तो देखती है कि कृतिका और निहारिका दोनों खाना बना रही थी। उठ गई महारानी? इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा और सो लेती। सॉरी भाभी, मैं कल से टाइम पर उठ जाऊंगी। निधि की बात का कृतिका और निहारिका दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर तक निधि वहीं खड़ी रहती है। भाभी, कोई काम हो तो बता दीजिए। तुम हमारे किस काम की हो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। ना तो तुम सुबह जल्दी उठ सकती हो और न घर के दूसरे काम कर सकती हो। भाभी, इससे धनिया पुदीने की चटनी पिसवा लो ना, आलू के पराठों के साथ अच्छा लगेगा। हाँ निधि, तुम धनिया पुदीने की चटनी पीस दो। ठीक है भाभी। निधि किचन में मिक्सी ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो निधि? मिक्सी ढूंढ रही हूँ भाभी। हमारे घर में मिक्सी में चटनी नहीं पीसी जाती है, वहां सिलबट्टा रखा है, सिलबट्टे पर पीस लो। निहारिका की बात सुनते ही निधि के होश उड़ जाते हैं। सिलबट्टा? हाँ, क्यों, तुमसे ये भी नहीं हो पाएगा क्या? हो जाएगा भाभी। निधि ने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं पीसी थी। वो किसी तरह से सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, जिसमें काफी वक्त लग जाता है। क्या हुआ निधि, आज हमें चटनी मिल जाएगी क्या? घर के मर्दों को काम पर निकलना है। हाँ भाभी, हो गया। निधि चटनी लेकर बाहर टेबल पर आती है और सबकी प्लेट में चटनी परोसती है। सभी लोग आलू के पराठे और धनिया की चटनी खाकर काम पर चले जाते हैं। निधि की तीनों भाभियां अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती हैं। निधि का कॉफी पीने का मन हो जाता है। वो किचन में जाकर अपने लिए कॉफी बनाने लगती है, तभी वहां जागृति आती है। अकेले अकेले कॉफी पी जा रही है। भाभी, आलू के पराठे खाने के बाद मेरा कॉफी पीने का मन हो रहा था। तो घर में और लोग भी हैं, लेकिन तुम्हें हमसे क्या मतलब? तुम्हें तो सिर्फ अपने आप से मतलब है। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं सबके लिए कॉफी बना देती हूँ। अब सबके लिए कॉफी बनाने की जरूरत नहीं है निधि, हम खुद बना लेंगे। माँ बाप ने संस्कार दिए होते तो ससुराल में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, परिवार के बारे में सोचती। ताने सुनकर निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। निधि को अपनी भाभी तृप्ति के साथ की हुई हर गलत हरकत याद आ जाती है। वो फोन करके तृप्ति से माफी मांगती है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन आज मुझे समझ आ रहा है कि ससुराल में ननद और भाभी के ताने कितने बुरे लगते हैं। कोई बात नहीं निधि, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाभी? निधि तृप्ति को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भाभीियों से बात करती हूँ। तृप्ति निधि की भाभीियों को फोन करती है और उनसे इस बारे में बात करती है। हम तो निधि को सिर्फ ये बताना चाहते थे कि दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करना कितना गलत है। हमने शादी में देख लिया था कि वो आपके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। हम घर के काम के लिए काम वाली रख लेंगे और निधि अपनी जॉब दोबारा से ज्वाइन कर सकती है। इस घटना के बाद सब ठीक हो जाता है। निधि को घर के काम से छुट्टी मिल जाती है और वो अपनी जॉब फिर से ज्वाइन कर लेती है। Please subscribe this channel.